Hello and welcome to Hitbullseye. My name is Manish, and in this video we will be discussing the current affairs for the first week of April 2023. So in the last video also we discussed pretty important and pretty recent current affairs जो उससे पिछले हफ्ते में हुए थे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है. So without wasting any time, let's get into it. Starting with the first topic, that is, and it's a very important topic. In fact, in tomorrow's video, this is going to be the topic of the week. So we will discuss in great detail Finland becoming a member of NATO, North Atlantic Treaty Organization. So it's an international organization. बहुत डिटेल में हम इसको देखेंगे कि फिनलैंड नेटो का मेंबर बना है. What are the implications of that? What is NATO? When was it formed? Every single thing. So कल की वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. But today we will have a brief look at it. Secondly, Elon Musk has become the most followed Twitter user. Now that he's the owner, there are so many controversies. Some people are saying that maybe he's controlling how many people are following him, but the fact is that he has become the most followed Twitter user. Next, RBI, the Reserve Bank of India, its foundation day has been celebrated on 1st of April. So 1st of April was the foundation day of Reserve Bank of India. तो इसके बारे में देखेंगे. Next, Haryana has become the first state to have 100% electrified railway network. Already the government of India, the Ministry of Railways, is trying to meet the target of 100% electrification by the end of this year. But Haryana ने सबसे पहले अपने सारे रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है. Next, कांगड़ा टी, कांगड़ा की चाय जो है बहुत फेमस है, उसको यूरोप का जीआई टैग मिला है, यूरोपियन जीआई टैग, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए. नेक्स्ट, इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ ट्रेड इन इंडियन रुपी. दिस शोज द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रुपी इन ग्लोबल ट्रेड. काफी अच्छी न्यूज है इस बार, पॉजिटिव न्यूज है काफी. नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. इसमें देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स टॉप पे आई हैं, कौन सी स्टेट्स बॉटम पे आई हैं इन जस्टिस डिलीवरी. एक और प्रोडक्ट है इंडिया का जिसे जीआई टैग मिला है. यूरोपियन जीआई टैग नहीं मिला है, इंडिया का ही जीआई टैग मिला है. दैट इज बनारसी पान. राइट, विल डिस्कस दैट. नेक्स्ट, बंदीपुर टाइगर रिजर्व हैज कंप्लीटेड 50 years एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व. तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1972 में लॉन्च हुआ था. तो बंदीपुर को उससे अगले ही साल टाइगर रिजर्व बनाया गया था. तो इसके 50 साल पूरे हो गए हैं, which basically is a time for us to reflect on how far we have come as far as Project Tiger or conservation of tiger is concerned. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been conferred Poland's top award. पोलैंड का टॉप अवार्ड व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया है. एंड फाइनली, शाहरुख खान हैज टॉप 2023 टाइम 100 रीडर पोल एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड. तो शाहरुख खान हैज टॉप दैट लिस्ट. सो लेट्स टेक अ लुक एट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड जॉइन्स नेटो. सो नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. सो इन 20th century, in the 1900s, in the second part of 1900s, after the end of Second World War, 1945 के बाद पूरी दुनिया में दो मेजर ब्लॉक्स बन गए. एक यूएस लेड ब्लॉक, एक यूएसएसआर या सोवियत यूनियन लेड ब्लॉक. इन दोनों ने अपनी अपनी मिलिट्री अलायंसेस बनाई और इनका मेन जो पर्पस, जो मेन इनमें डिफरेंसेस थे, दैट वाज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन. यूएस लेड ब्लॉक जो था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और जो रशिया लेड ब्लॉक था वो सोशलिज्म को सपोर्ट करता था. हाउएवर, आगे बढ़ते बढ़ते 1991 में जो सोवियत यूनियन या रशिया वाला जो कैंप था वो कोलैप्स हो गया. इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, पॉलिटिकल कोलैप्स हो गया. तो जो उनकी मिलिट्री अलायंस थी वो डिसबैंड कर दी गई. लेकिन जो यूएस वाले कैंप की मिलिट्री अलायंस थी वो थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इन कंट्रीज ने मिलके एक मिलिट्री अलायंस बनाई हुई थी. तो लॉजिकली इसे भी डिसबैंड हो जाना चाहिए था. दिस इज व्हाट मेनी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बिलीव
लेकिन यूएसए ने इसे कंटिन्यू रखा और ये एश्योरेंस दी थी रशिया को कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 30 सालों में आफ्टर 1991 दे हैव एक्सपैंडेड क्वाइट अ लॉट। 10-12 कंट्रीज इन्होंने नई मेंबर्स बनाई हैं जो कि फॉर्मर रशियन एलाइज थी। तो अब उसी स्टेप में इन्होंने फिनलैंड को भी अपना मेंबर बना लिया है। फिनलैंड विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विद रशिया डायरेक्टली। और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी इसी वजह से चल रहा है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने वाला था और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता, बिकॉज यूक्रेन, कंट्रीज लाइक यूक्रेन, फिनलैंड, दे एक्ट एज अ बफर बिटवीन नेटो कंट्रीज एंड रशिया। लेकिन अब जैसे फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया है तो वो बफर एक तरह से खत्म हो गया है। नाउ इट्स लाइक नेटो फोर्सेस आर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रशिया। So Russia would be really angry at this step. So Finland has become the 31st member of NATO. 31st member. NATO 1949 में बनी थी जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ब्रसल्स में है, which is the capital of Belgium. Right? So the real reason why Russia attacked Ukraine was to stop Ukraine from becoming a member of NATO. And to have its Russia wanted to have its own dominance over Ukraine, so that is the reason. और इसके जो हेड हैं वो हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग। जेन्स स्टोल्टनबर्ग, लास्ट ईयर ही वाज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेटो। जेन्स स्टोल्टनबर्ग। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। टॉकिंग अबाउट फिनलैंड, अगर फिनलैंड के एक दो फैक्ट्स देखें तो फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी और फिनलैंड की प्रेसिडेंट है सैना मैरिन। सैना मैरिन। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। Elon Musk is the most followed Twitter user. So last year Mr. Musk in a controversial deal acquired Twitter. So Twitter पे सबसे ज़्यादा followers अब तक former US प्रेसिडेंट बराक ओबामा के थे। बराक ओबामा के पिछले 2-3 साल से सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, लेकिन अब उसको भी एक्सीड कर दिया है इलन मस्क ने। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये, कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एल्गोरिदम चेंज कर दिए, अपने यूज़र बढ़ा लिए हैं। वी डू नॉट नो वेदर इट इज़ राइट और नॉट। देयर आर सो मेनी कंस्पिरेसी थियोरीज लाइक दिस, सो वी डोंट हैव टू बिलीव देम। फॉर अस द फैक्ट ऑफ द मैटर, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, इज दैट द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर राइट नाउ is Mr. Elon Musk, and it's easy to remember because he is the owner and he has the most number of followers. तो Guinness World Records के अकॉर्डिंग ट्विटर के 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि 450 मिलियन मीन्स 45 करोड़, इज इट 45 करोड़ मंथली यूजर्स, और उनमें से 133 मिलियन ऑलमोस्ट 13 करोड़ जो यूजर्स हैं, वो 30% जो यूजर्स हैं दे फॉलो इलन मस्क। उसके बाद अब सेकंड नंबर पे आ गए हैं बराक ओबामा और थर्ड नंबर पे आ गए हैं जस्टिन बीबर द सिंगर, राइट। तो बस इतना ही आपको याद करना है। ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्विटर आर जस्ट लाइक एनी अदर यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी, दे आर इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, RBI Foundation Day 2023. So Reserve Bank of India, which is the central bank of India and is the regulator of the entire banking system, ये establish हुआ था RBI Act 1934 से। RBI Act 1934 से। RBI Act 1934 से। There is a student who is asking for how long current affairs should be studied for any exam. So for 1 year ideally, एक साल, एग्जाम से 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स आपको करने होते हैं आइडियली किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लिबरली चलना चाहते हैं देन आई थिंक 8 to 10 months would also suffice, लेकिन इससे कम नहीं, देन यू लूज अ लॉट ऑफ एडवांटेज। सो 8 to 10 months एट लीस्ट बिफोर द एग्जाम उतने करंट अफेयर्स आपको करने होते हैं। एनीवे, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वाज पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स और इसके अंडर 1 अप्रैल 1935 को RBI एस्टैब्लिश हुआ था। द कमिटी was Hilton Young Committee. Hilton Young. This was the committee that recommended that there should be a central bank for India. तो इस कमिटी के रिकमेंडेशन पे RBI एस्टैब्लिश हुआ था
इनिशियली इसका ऑफिस जो है वो कोलकाता में होता था, लेकिन आज की डेट में आरबीआई की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और आज इसके गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास। राइट, ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया। इट इज द बैंकर्स बैंक, यानी कि सारे बैंक्स जो हैं अगर उनको लोन या फंडिंग चाहिए तो वो आरबीआई से लेते हैं। It is the printer of currency notes in India. It is the custodian of the foreign exchange reserves of India. It is the regulator of the monetary policy of India. यानी कि जितने भी इंडिया में बैंक्स के लोन रेट्स होते हैं या इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है, या आरबीआई की पॉलिसीज से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। सो एवरी 2 months there is a meeting of monetary policy committee which is again headed by the RBI governor, and they change the policy interest rates according to which all the banks tweak their own interest rates. तो पूरे के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कितने पैसे किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्कुलेट कर रहे हैं, ये आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। सो इट कैन रिड्यूस द मनी फ्लो, इट कैन इंक्रीज द मनी फ्लो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड। सो दैट इज द मेन टास्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next, Haryana becomes the first state to have 100% electrified railway network, and it is not very far before so many other states start falling in line, because so many states are at the cusp of attaining this feat. But Haryana ने ये सबसे पहले कर लिया है। इसके बाद बहुत तेजी से बहुत सारी states हैं जो कि 100% electrification achieve करना शुरू कर देंगी, because by the end of this year, the entire India, the government has set the target, the Railways Ministry, that by the end of this year the entire India should have 100% electrified railway, right? तो हरियाणा में 1700 किलोमीटर्स का रूट है जो अब 100% इलेक्ट्रीफाइड है, राइट? तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एनवायरमेंटल जो उसका फायदा है वो तो अलग है, इकोनॉमिकल फायदा बहुत ज़्यादा होता है। सो बोथ दी थिंग्स देयर आर, एंड 2023 दिसंबर ये टारगेट रखा गया है to achieve 100% electrification of broad gauge routes. इंडिया में बेसिकली 3 तरह की रेलवे लाइंस हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज इज द मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफ रेलवे नेटवर्क, तो उसको 100% इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट 2023 का रखा हुआ है। ऑल्सो इसमें एक एडिशनल फैक्ट ये है कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 साल में 10 गुना हो गई है। दैट मीन्स इफ फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे the 50,000 kilometers of railway line is electrified. For example, if today 50,000 kilometers of railway line is electrified, तो 2014 में ये 5,000 kilometers होती थी. So that is the pace at which electrification has happened. So that is a huge jump as far as the capacity expansion or sustainability of Indian Railways is concerned. तो बहुत बड़ी feat है, and not only economically, ecologically it's a major feat. Because vehicular emissions, especially the train emissions, were one of the significant portions of our carbon emissions. तो अगर उसको हमने इतना reduce कर लिया है तो ये काफ़ी बड़ा एक positive step है हमारे लिए। एक इसमें और additional fact ये है, हालांकि ये न्यूज़ अभी की नहीं है, पिछले साल की न्यूज़ है। रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि 2030 तक, by 2030, Indian Railways will become totally carbon neutral. So it will be the first public entity in India to become totally carbon neutral. Now carbon neutral does not mean that it will emit zero carbon, because that might not be possible. But overall, the total emissions that railways will have will be equivalent to the total consumption of carbon that railways does. अब railways carbon consume कैसे करेगी? जितने भी railways के पास land है, उस पे जितना भी area है, उसमें या तो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशंस की छतों पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, एंड उसका जितना भी लैंड है उसमें ट्री प्लांटेशन की जा रही है। सो ओवरऑल रेलवेज का जो कार्बन एमिशन है, और ओवरऑल रेलवेज जितना ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर या सिंक कर लेगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट। सो टोटली बाय 2030 रेलवे एम्स टू बिकम 100% carbon neutral, and this goes a long way, and it will prove to be really beneficial in the overall target of India
to become carbon neutral by 2070. 2070 तक हमने टारगेट रखा हुआ है कि हमने totally carbon neutral हो जाना है. So that is additional fact. Next, so Indian delicacies are catching global attention. बहुत सारी इंडिया की ऐसी delicacies हैं जो foreigners को बहुत पसंद आती हैं. One of those is tea. Apparently millions of foreigners are hooked to Indian varieties of tea, including Darjeeling tea, Kangra tea, Assam tea, so many of them. So Kangra tea is now so much loved and respected in Europe that it has got European GI tag. European GI tag. The European Commission, which is the executive body of, European Union, which means 27 countries are represented in this. So European Commission ने GI tag दिया है कांगड़ा टी को, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडिया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है. 11 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव होगा, नेक्स्ट वीक से, एज पर द नोटिफिकेशन. तो why is this so important? Because it will give recognition to कांगड़ा टी and it will help economically कांगड़ा टी. Okay? इसके अलावा बासमती राइस पे भी एक हमने डिमांड किया हुआ है कि हमें GI टैग दिया जाए, बट उस पे पाकिस्तान ने भी अपना क्लेम किया हुआ है, तो अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है. The British colonial authorities have always been interested in tea plantations in India, right? तो टी प्लांटेशंस के लिए शुरू से इंटरेस्टेड रहे हैं. इससे बेसिकली होता क्या है, अगर कांगड़ा टी इंडस्ट्री की बात करें तो 19th सेंचुरी में कांगड़ा टी इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हुई थी जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था यहाँ पे. सो दे केम टू इंडिया एंड दे गॉट हुक टू द टी. It's not that only many of us are addicted to tea or something like that. There are so many foreigners also who got hooked to the flavor of Indian tea. और बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंडियन टी या इस तरह का फ्लेवर आप ब्रिटेन में उगा सकते हो. देयर आर सो मेनी यूनिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, unique type of soil, unique type of features that are available only in the Indian climatic zone. तो ऐसा possible नहीं है कि आप कांगड़ा टी जैसी टी ब्रिटेन में उगा लेंगे. So of course it's a unique thing. So 19th century में ये इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश की. इसका एक यूनिक फ्लेवर है और यूनिक अरोमा है. 1882 में कांगड़ा टी एस्टेट को कैलकाटा एग्जीबिशन में गोल्ड मेडल मिला था, which boosted its reputation. लेकिन 20th सेंचुरी में एक ऑरेंज रस्ट नाम का एक ब्लाइट लग गया था चाय की फसल को, जिससे कि काफ़ी सारी टी प्लांटेशंस बर्बाद हो गई थी. कई सालों तक ये इंडस्ट्री रिकवर नहीं हो पाई थी. बट हाउएवर आफ्टर दैट इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से फिर धीरे धीरे कांगड़ा टी ने अपना स्टेटस रीगेन करना शुरू किया, राइट? तो कांगड़ा टी को अब यूरोप में रिकॉग्निशन मिल गई है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. नेक्स्ट, इंडिया मलेशिया कैन नाउ ट्रेड इन इंडियन रुपी. काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ इंडिया से एग्रीमेंट साइन कर रहा है. सी, जब भी हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो जनरली इट इज़ द US डॉलर दैट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट करेंसी. तो हमने मलेशिया से कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें उन्हें US डॉलर देना पड़ेगा. मलेशिया हमसे कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो वो हमें US डॉलर देगा. सो इट इज़ लाइक टू कंट्रीज आर यूजिंग अ थर्ड कंट्रीज करेंसी. So that shows the dominance of United States economy in the modern global trade. लेकिन पिछले 15-20 सालों से constantly हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग means developing countries जैसे कि इंडिया, चाइना स्पेसिफिकली, ब्राज़ील, रशिया, इस तरह की कंट्रीज़ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम USA की जो डॉलर डोमिनेंस है उससे बाहर कैसे आएँ. तो उसका एक तरीका तो ये है कि जो दो कंट्रीज चाहती है कि हम US डोमिनेंस से बाहर आएँ, वो आपस में US डॉलर यूज़ करना बंद कर दें. फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया. सो रशिया आल्सो डज नॉट लाइक US डॉलर. वी आल्सो डोंट लाइक टू बी ओवरटली डिपेंडेंट ऑन दैट करेंसी. तो हम रशिया से रूबल एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उनकी करेंसी है, और रशिया हमसे रुपी एक्सेप्ट कर लेता है, और वाइस वर्सा. तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे की करेंसी से ट्रेड कर सकते हैं. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज that any fluctuation in US dollar will not affect us. So let's say something happens in US and it has an impact on the value of US dollar. Why should we be impacted by that? Right? On the other hand, if there is a fluctuation in our currency, we can control it.
because we print that currency. Just like I gave you the example of Reserve Bank of India. The Reserve Bank is the printer of currency. It is the regulator and controller of money in the economy. तो रुपी को हम खुद प्रिंट करते हैं, हम खुद उसे रेगुलेट करते हैं, तो उसकी प्राइस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू सो विद यूएस डॉलर. तो इंडिया और मलेशिया ने भी अब इंडियन रुपी में ट्रेड करना एक्सेप्ट कर लिया है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिक्लेयर किया. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपी में ट्रेड होगा, बाकी करेंसीज में भी होगा, लेकिन रुपी में भी होगा. नई करेंसी ऐड हुई है एक तरह से. और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया ने लॉन्च किया है 2023. और इंडिया का ट्रेड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से बढ़ रहा है. अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेड की बात करें सो अप्रॉक्सीमेटली $760 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया ने किए एक साल में, विच इज़ रफली आई थिंक $60 to $65 बिलियन पर मंथ का हमारा जो है वो एक्सपोर्ट रहा है, विच इज़ अ गुड नंबर. और अब हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हमें इसे $5 ट्रिलियन पे लेके जाना है. आई थिंक $3 ट्रिलियन पे लेके जाना है, यस, समथिंग लाइक दैट. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने बायलेटरल करेंसीज को यूज करना है, यूएस डॉलर की डोमिनेंस को कम करना है. राइट, इट विल बूस्ट बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया. इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ट्रेंड. वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी और कंट्रीज भी ऐसा कर रही हैं. सो इट्स अ ब्रॉडर ट्रेंड टुवर्ड्स करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज. These agreements are aimed at reducing reliance on the US dollar as the dominant currency. तो US डॉलर पे रिलायंस कम कर रहे हैं और इसी वजह से जो रीजनल ग्रोथ है इकोनॉमिकली वो ज़्यादा हो रही है. बिकॉज नाउ US डॉलर इज नो लॉन्गर it is still the most dominant currency in the world, but not as dominant proportionately as it was, let's say, 20-25 years back. And it's a welcome trend. No single country should be allowed to dominate the entire global economic order. India Justice Report 2022. India Justice Report, as the name suggests, it shows the level of justice administered in various states. State wise ये report आती है, मतलब state wise ranking होती है India Justice Report. तो 4 important parameters हैं जिस पे ये states को judge करते हैं. First is police. This is the first criteria. How effective police is. Second is judiciary. Third is prisons. And fourth is legal aid. Right? So police, judiciary, prisons and legal aid. ये 4 criteria हैं जो India Justice Report assess करती है जिससे हर state की performance. So according to this ranking, ये चारों criteria को अगर हम देखें तो first position आई है. First position has been bagged by कर्नाटका. So कर्नाटका is at number 1. यानी कि कर्नाटका में पुलिसिंग, जुडिशियरी, प्रिजन्स और लीगल एड का एक्सेस सबसे ज्यादा है amongst all the states. So कर्नाटका is at number 1. तमिलनाडु is at number 2. And Telangana is at number 3. So all 3 are the South Indian states. Karnataka number 1, Tamil Nadu number 2, Telangana number 3. And it's an important report if you think of it from human rights perspective or from a socio-economic perspective. कि justice सबसे better कहाँ पे administer हो रहा है. अगर हम बात करें worst state की, worst state इसमें आई है उत्तर प्रदेश. Basically not all the states were measured. ऐसा नहीं है कि 28 states का इसमें रैंक आया है. 18 states को ही measure किया गया था और 18th रैंक आया है उत्तर प्रदेश का. So that means there are 10 states which did not even participate, or maybe the data was not available, something like that. Uttar Pradesh is at the bottom out of the 18 states. Right? Fourth, fifth state अगर देखें तो fourth best state गुजरात है और fifth state जो है वो आंध्र प्रदेश है. Although इतना ज़्यादा नहीं करना आपको, 3 तक रैंक्स जो है वो काफ़ी होता है. That is it. Right? India Justice Report. Banarasi Pan. So almost 40-45 years back, there was a movie called Dawn, which was, a famous movie of Amitabh Bachchan. Although उसके बाद एक शाहरुख खान वाला version भी आया, but this movie was really famous, The Dawn of 1980. तो उसमें एक गाना था, खई के पान बनारस वाला. Right? So some movies, some songs, they help popularize a particular product or a particular brand. जैसे there are so many others also,
but this is a prominent example. So Banarasi pan actually has a specific flavor, specific aroma, you know, just like Kangra tea, let's say. So Banarasi pan has now received GI tag. अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास GI टैग है, 400 plus. So it's not that you have to memorize all of them, but anything in current affairs just like this Banarasi pan becomes important. तो बनारसी पान का डिस्टिंक्ट टेस्ट है, यूनिक ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे जीआई टैग मिला है. 3 और प्रोडक्ट्स को मिला है जो कि वाराणसी में ही बेस्ड है. एक तो है बनारसी लंगड़ा आम या लंगड़ा मैंगो, दैट इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो. देन रामनगर भंता, भंता मीन्स ब्रिंजल और बैंगन, एंड आदमचीनी राइस, अदमचीनी राइस. So these are the 3 other food products of Varanasi which have received the GI tag. So in total, 4 products of Varanasi have received the geographical indication tag. क्या होता है geographical indication tag? अगर हम इस बारे में बात करें, it's a form of intellectual property protection. Now, if anything becomes this popular, it is expected that the originality of that particular thing is maintained. Otherwise, if the quantity increases a lot, then there is a chance that the quality might get compromised. तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उसकी क्वालिटी, उसकी जो भी यूनिक ट्रेट्स हैं वो प्रिजर्व्ड रहें, बहुत ज़्यादा वो हॉज पॉज ना हो जाए. सो फॉर दैट, टू इंश्योर दैट दे गिव जीआई टैग टू दैट प्रोडक्ट. जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट को बेचने का और उसे मार्केट करने का जो राइट है वो लाइसेंस हो जाता है. तो गवर्नमेंट उसी को लाइसेंस देती है जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखता है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. So it recognizes products originating from a particular geographical area which possess qualities or a reputation that are unique to that area. Right? तो बहुत सारे products हैं इंडिया में 400 plus जिन्हें GI tag मिला हुआ है. Right? It helps to protect the unique identity of such products and to promote their marketing and export. इसे GI registry grant करती है which operates under the Ministry of Commerce and Industry. ये important है. So GI tag is administered by which ministry, or which is the nodal ministry that awards the GI tag? Ministry of Commerce and Industry. Because what they are basically doing is they are protecting the commercial and industrial rights of that particular product. There are so many prominent examples of GI tags. The Pashmina wool of Kashmir, Pashmina shawls of Kashmir is one example. The Meerut scissors, which are used by barbers, is another example. Then you have Kanjivaram sarees. There are so many things. Mysore sandal, Mysore pak. Then you have Hyderabadi halim. So many products there are. So Banarsi pan is yet another. Next, Bandipur completes 50 years as a Project Tiger Reserve. तो Project Tiger जो है ये 1972 में लॉन्च किया गया था. और इसके 51 years almost complete हो गए हैं. And it has been a successful venture because we have seen the population of tiger increasing in India consistently over the last 15-20 years. So this is a successful project. बंदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटका में है और इसके 50 साल पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर. Basically what happens under Project Tiger is, of course there is funding, but there are national parks which are designated as tiger reserves, right? And then there is a certain set of rules to be followed as far as human engagement is concerned, as far as human activities is concerned. And since there is a control on so many activities, they can thrive in the wild. The animals can thrive in the wild. उसके अलावा और बहुत कुछ होता है, captive breeding होती है, बहुत कुछ होता है, and that effort over a period of time leads to increase in their population. So बंदीपुर नेशनल पार्क में टाइगर्स भी हैं, टाइगर्स तो है ही, एलिफेंट्स, इंडियन बाइसन, बर्ड्स वगैरह हैं, because you need prey for the tiger as well. It was initially established as a wildlife sanctuary in 1973, but in 1974 it was upgraded as a tiger reserve. Right? बस इतना ही है ये. So it was probably the first national park to be designated as a tiger reserve. And right now, India has more than 50 tiger reserves. I think 54 tiger reserves are there in India as of now.
The Ukrainian president, Mr. Volodymyr Zelensky, he has been in news for the last almost 13 or 14 months now for the reason because of the war. He has also won a lot of prizes, mostly from the West. USA ने इन्हें लिबर्टी मेडल दिया है, यूरोप ने इन्हें अलग अलग मेडल्स दिए हैं, apparently to show their support to him and also to show that he is standing by the people. He is standing against Russian aggression, something like that. So now he has been given the highest award of Poland also. Highest award of Poland, which is the Order of the White Eagle. So this name is important. What is the highest award of Poland? The Order of the White Eagle. So Mr. Volodymyr Zelensky has got it. Who has awarded it? President of Poland, Andrzej Duda. Right? Poland की जो capital है वो है Warsaw. So remember at the beginning of the video I told you that during Cold War there were military alliances on both sides. So the US's military alliance was called NATO, North Atlantic Treaty Organization, and the Russia's military alliance or USSR's military alliance was called the Warsaw Pact, named after Poland's capital Warsaw. तो इस तरह ये एक कनेक्शन है जो आपको याद रहेगा, राइट? तो पोलैंड ने अपना हाईएस्ट अवार्ड इन्हें दिया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल. And finally, the last news, Shah Rukh Khan tops Time 100 reader poll. So he has been making a lot of buzz in the media, sometimes for his IPL visits, sometimes of course because of the blockbuster movie that he has just released, a breather for, let's say, the industry. So he has now been, he has topped 2023 Time 100 reader poll. और किस किस तरह के लोगों को इन्होंने हराया है? प्रिंस हैरी एंड मीगन मार्कल, लायनल मेसी एंड मार्क जकरबर्ग. इस तरह के लोगों को पीछे छोड़ा है शाहरुख खान ने उस रैंकिंग में. तो दिस इज अ वेल नोन मैगजीन. टाइम मैगजीन बहुत फेमस मैगजीन है और इन रीडर्स से बेसिकली पूछा गया था कि उन लोगों के लिए वोट कीजिए जो कि डिजर्व करते हैं टाइम मैगजीन की एनुअल लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में आना. That who do you think are the most influential people in the world? So he has been given the top position by the readers, Shah Rukh Khan. So he has secured the lead position in this poll by 1.2 million votes. Many politicians in India do not get that much votes, but here are film stars getting that much of votes. So that is all about this week's current affairs. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, do hit the bell icon, do give us a thumbs up, and if you have any suggestions, please let us know in the comment section. Next week also we will be back with that week's current affairs. Till then, this is me, Manish Mittal, signing off. Thank you.